नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी ऑफ सक्सेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय इतिहास की हम चर्चा करी थी और भारतीय इतिहास में मैंने प्रागैतिहासिक काल के दो भाग पढ़ा दिए थे। पहला जो पढ़ाया था पुरापाषाण काल, दूसरा पढ़ाया था मध्य पाषाण काल। पुरापाषाण काल जो पढ़ाया था उसका जो समय था 25 लाख BC से लेकर 10,000 BC के मध्य माना गया था। मध्य पाषाण काल था उसका समय था 10,000 BC से 4,000 BC। और आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल, इस नवपाषाण काल की अगर हम चर्चा करें तो इसका जो समय था वो 10,000 BC से लेकर 4,000 BC। कई बुकों में इसे 10,000 BC से लेकर 1,000 BC माना गया है। 10,000 BC से लेकर 1,000 BC, कोई समस्या नहीं है, जैसा आपको उचित लगे वैसा समझ लेना। नवपाषाण काल की हम चर्चा करें तो नवपाषाण काल जो स्थल था इसकी खोज 1860 में उत्तर प्रदेश के टॉन्स नदी के किनारे यानी टॉन्स नदी घाटी में इसके जो उपकरण थे, प्रथम जो उपकरण थे वो खोजे गए थे 1860 में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और जो व्यक्ति था खोजने वाला वो लैन मेस्युरियर नामक एक विद्वान था। इसने सर्वप्रथम नवपाषाण काल जो स्थल थे इसके प्रथम उपकरण या अवशेष खोजे थे वो टॉन्स नदी घाटी जो यूपी में स्थित है वहां से खोजे गए थे। नवपाषाण काल की अगर हम चर्चा करें तो हमें कई स्थलों के बारे में जानकारी रखनी होगी। वो स्थल मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। नवपाषाण काल की अगर हम चर्चा करें तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति को अपना लिया था और स्थायी निवास की प्रवृत्ति को अपनाने के साथ साथ पशुपालन से भी वो परिचित हो गया था, पशुपालन के उपयोग से परिचित हो गया था, तथा इसके अलावा उसने खाद्य सामग्री का भी आविष्कार कर लिया था। अलग अलग जो स्थल थे 4 या 5 स्थल है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय था 10,000 BC से 4,000 BC या 10,000 BC से 1,000 BC। आगे इनके स्थलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला जो इसका एक स्थल था उसका नाम था मेहरगढ़ बस्ती। ये जो मेहरगढ़ बस्ती है, ये मेहरगढ़ बस्ती बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में मेहरगढ़ बस्ती स्थित है। इस मेहरगढ़ बस्ती की अगर हम चर्चा करें तो मेहरगढ़ बस्ती में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। और अगर इस मेहरगढ़ बस्ती की हम चर्चा करें तो मेहरगढ़ बस्ती के जो लोग हैं वो कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोग गेहूं, जौ व रुई की उपज की पैदावार करते थे। गेहूं, जौ, रुई व उपज की क्या करते थे? पैदावार। यहाँ इस मेहरगढ़ बस्ती के लोग उन्नत थे,
याद रखना पड़ेगा कि मेहरगढ़ बस्ती के लोग क्या थे, उन्नत थे। ये मेहरगढ़ बस्ती बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हमें मिलते हैं। और यहाँ के लोग कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे तथा गेहूं, जौ, रुई की उपज की पैदावार करते थे और यहाँ के लोग उत्तम थे, यानी सभ्य कह सकते हैं इनको। अगला जो स्थल था उसकी हम चर्चा करते हैं, नंबर 2। अगला हमारा जो स्थल था वो स्थल था बुर्जहोम। अगला स्थल था बुर्जहोम। बुर्जहोम। और ये जो बुर्जहोम नामक जो स्थान है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम में अगर हम बात करें बुर्जहोम की तो यहां से गर्तावास के अवशेष, यानी इसे हम गड्ढा घर भी कह सकते हैं। गड्ढा घर के अवशेष तथा यहीं से कई मृद भांड के अवशेष भी मिले थे। मृद भांड तथा यहीं से हड्डियों के औजारों के अवशेष, भी हमें देखने को मिलते हैं। बुर्जहोम, यहाँ इस बुर्जहोम की एक प्रमुख विशेषता थी। वो बुर्जहोम की विशेषता क्या थी? यहाँ की एक विशेषता थी कि यहाँ के जो लोग थे वो कुत्ते को अपना पालतू पशु मानते थे। और कुत्ते को पालतू पशु मानने के कारण यहाँ की जो कब्रें मिली है हमें, जो कब्रें यहाँ से मिली है, उन कब्रों में कुत्ते के साथ साथ मालिक को दफनाए जाने के अवशेष, यहां से कुत्ते के साथ मालिक को दफनाए जाने के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहां से मिली कब्रों में कुत्ते के साथ साथ मालिक को दफनाए जाने के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। कहां से? बुर्जहोम। और बुर्जहोम कहां स्थित है? ये कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा हम तीसरा स्थल देखते हैं। तीसरा जो स्थल था हमारा उसकी हम चर्चा करते हैं इस नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का तीसरा जो स्थल था वो तीसरा स्थल था चिराद। ये जो चिराद था ये बिहार प्रांत में स्थित था। और यहां इस चिराद से हिरण के सींग के अवशेष हमें प्राप्त हुए। कहां से? चिराद बिहार प्रांत में स्थित है, जो भी एक नवपाषाणकालीन क्या है? स्थल, नवपाषाणकालीन स्थल। नवपाषाणकालीन क्या है? स्थल है। कौन सा? चिराद। और ये कहा है? बिहार प्रांत में, हिरण के सींग के अवशेष। अगला हम देखते हैं नंबर 4। यहीं से एक स्थल और हमें मिलता है, यहीं से एक स्थल देखने को मिलता है। उस स्थल का नाम था नंबर 4 बेलोरी, कर्नाटक। बेलोरी ये स्थित है कर्नाटक में। बेलोरी कर्नाटक। ये बेलोरी जो कर्नाटक है ये दक्षिणी भारत का
प्रमुख दक्षिणी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल था। नवपाषाणकालीन स्थल था। दक्षिणी भारत का नवपाषाणकालीन क्या था स्थल? कौन सा? बेलूरी, कर्नाटक। इसके अलावा नंबर 5 पर जो स्थल हम पढ़ने जा रहे हैं उस स्थल का नाम था कोलिंड हवा। और ये जो कोलिंड हवा नामक स्थान है ये इलाहाबाद यूपी में था। इलाहाबाद यूपी, इलाहाबाद यूपी, ये इलाहाबाद यूपी में स्थित है। और यहां से क्या मिला था? कोलिंड हवा से हमें 6000 वर्ष पुराने चावल के अवशेष, पुराने चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से चावल के अवशेष, यानी बेलोरी कर्नाटक दक्षिणी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल था। कोलिंड हवा इलाहाबाद यूपी में है, ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है। यहां से 6000 वर्ष पुराने चावल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम अगर चर्चा करते हैं तो नवपाषाण काल की चर्चा करते हैं तो इसी नवपाषाण काल में इसी काल में पहिए का आविष्कार, इसी काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। इसी काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। कहा ही जाता है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार भी इसी काल में माना जाता है। इसी काल में माना जाता है, यानी पहिए के साथ साथ कुम्हार की चाक की हम अगर चर्चा करें तो उसका भी आविष्कार इसी नवपाषाण काल में माना गया है तथा पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण कालीन युग में माना गया है। ये तो था हमारा नवपाषाण कालीन युग। इसके अलावा हम 3 मैंने जो कालखंड बताए थे उनमें 2 कालखंड मैंने पूरी कर चुका हूं मैं, एक कालखंड मैंने पूरा कर लिया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये तीनों मैंने करवा दिए। इसके बाद में दूसरा जो अपना काल था उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो वो था आद ऐतिहासिक काल। इस आद ऐतिहासिक काल की अगर हम चर्चा करें तो आद ऐतिहासिक काल ये साहित्यिक व पुरातात्विक साधनों पर निर्भर था। इस आद ऐतिहासिक काल को हम कांस्य युगीन काल के नाम से भी, यानी इस काल को हम कांस्य युगीन काल भी नाम दे सकते हैं। कांस्य युगीन काल भी क्या दे सकते हैं? नाम दे सकते हैं। इस आद ऐतिहासिक काल की अगर चर्चा करें तो इसमें लिखित साक्ष्य तो हमें मिला, यानी लिखित साक्ष्य मिला। लिखित साक्ष्य था लेकिन अपठनीय था। लिखित साक्ष्य था लेकिन अपठनीय था, यानी जिसे पढ़ा नहीं गया था। इसी आद ऐतिहासिक कालीन की अगर चर्चा करें तो 2 सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक
वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता में इसे कह सकता हूं, या फिर दूसरा सभ्यता जो थी हमारी वो वैदिक सभ्यता थी। इन दोनों सभ्यताओं की काल की गणना इसी काल में मानी जाती है, आदि ऐतिहासिक काल में। यानी कि कहा ही जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी वो किस काल की देन है, आदि ऐतिहासिक काल की। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं या फिर उससे जाना जाता है। तीसरा जो हमारा था वो था ऐतिहासिक काल। तीसरा हम कह सकते हैं ऐतिहासिक काल। और इस ऐतिहासिक काल की अगर हम चर्चा करें तीसरा हम कह सकते हैं ऐतिहासिक काल। तीसरा हम कह सकते हैं ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल को लौह युगीन काल के नाम से भी जान सकते हैं, लौह युगीन काल। इसे लौह युगीन काल भी कह सकते हैं क्योंकि ज्यादातर जो वस्तुएं बनी हुई थी वो लोहे की बनी हुई थी। प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर के औजार थे। पाषाण काल जिसे हम उसे नाम दे सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन, क्योंकि कांसा उपयोग में लिया जाने लग गया था, और ऐतिहासिक काल में लोहा उपयोग में लिया जाने लग गया था। इस काल में लिखित साक्ष्य भी है तथा पठनीय भी है। यानी इस काल में लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी गया है, इसलिए इस काल को हम कह सकते हैं कि यह आते आते मनुष्य सभ्य बन गया था। सोचने समझने की शक्ति मनुष्य की यहां विकसित हो गई थी। कालखंडों की हम चर्चा कर रहे थे, तीनों कालखंड मैंने इतिहास के आपको बता दिए हैं। इसके बाद में जो नया टॉपिक लेके आऊंगा वो सिंधु घाटी सभ्यता लेके आऊंगा, और सिंधु घाटी सभ्यता को जब मैं शुरू करूंगा तो विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करूंगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर तथा सब्सक्राइब करें। यह मेहनत मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं बल्कि आपके लिए कर रहा हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए